व्यापारी का पतन और उदय। वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से उसने आम आदमी को भी खुश रखा था और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लकड़ी का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा सभी को आमंत्रित किया। भोज के दौरान उसने सभी को बहुत सम्मान दिया और सभी मेहमानों को आभूषण और उपहार दिए। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल था, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। यह देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया और उसने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे भोज से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। इस व्यापारी की यह मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उसने सेवक से पूछा, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो ना सका, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने कुछ बोला तो नहीं, पर शक का बीज तो बोया जा चुका था। उसी दिन राजा ने व्यापारी के महल में कुछ घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो उसे संतरियों ने रोक दिया। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वहीं खड़े सेवक मजे लेते हुए कहा, ये संतरियों, जानते नहीं यह कौन है? यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और तुम्हें बाहर फेंकवा सकते हैं, जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर बुलाया, उसकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। फिर उसने बड़े विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, किसने जो भी किया वह गलत किया। सेवक खुश हो चुका था। उसने कहा कि न केवल आपने मुझसे माफ़ी मांगी, पर मेरी इतनी आप भगत की आप चिंता ना करें। मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन उसने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाता हुआ जब राजा को अर्धनिद्रा में देखा तो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीर खाता है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसी हुई? तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक ने दोबारा चरणों में गिरकर राजा से माफ़ी मांगी और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि जब यह मेरे बारे में ऐसा गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के मन में भी गलत ही बोला होगा। उसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया।
अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में उसकी खोई प्रतीक्षा उसको वापस दिला दी। दूसरी कहानी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मूर्ख साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी के गांव में मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठा साधु रहता था। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी निगाह साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं करता था। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सारे काम करता था और ठग ने साधु की भी खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसे की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इस पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने लगा, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। तीसरी कहानी है लड़ते भेड़े और सियार। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। उसने गांव के बाजार के पास लोगों की एक भीड़ देखी। कौतूहलवश वह सियार भीड़ के पास यह देखने गया कि क्या हो रहा है। सियार ने वहां देखा कि दो बकरे आपस में लड़ाई कर रहे थे। दोनों ही बकरे काफी तगड़े थे, इसलिए उनमें जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दोनों बकरे बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और सड़क पर भी खून बह रहे थे। जब सियार ने इतना सारा ताज़ा खून देखा तो वह अपने आप को रोक ना पाया। वह तो बस उस ताज़े खून का स्वाद लेना चाहता था और बकरों पर अपना हाथ साफ करना चाहता था। सियार ने आओ देखा न ताओ और बकरों पर टूट पड़ा, लेकिन दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सियार की जमकर धुनाई कर दी, जिससे सियार वहां पर ढेर हो चुका। इस प्रकार हमारी तीसरी कहानी समाप्त हो। दुष्ट सर्प और कौवे। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कब्बी का जोड़ा रहता था। उस पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प
रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कब्बी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसलों में जाकर अंडा खा जाता था। एक बार जब कौवा व कब्बी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए, उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कब्बी को ढाढ़स बधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफ़ी सोच विचारा और पहले वाले घोंसलों को छोड़ उससे काफ़ी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कब्बी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बहरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस ना कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कब्बी ने नए घोंसले में अंडे सुरक्षित रखे और उसमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि यह उसके डर से कौवा कब्बी शायद वहाँ से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कब्बी उसी पेड़ पे उड़ते हैं और लौटते भी हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खौफ से निकला और उसने कौवे के नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया और अपने खोह में लौटकर डकार लेने लगा। कौवा व कब्बी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट और नन्हे कौवे की कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा मजारा समझ गए। कौवे की छाती तो दुख से फटकने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कब्बी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है जिससे वह दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कब्बी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले थे। हर मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहाँ आया। उसने सरोवर पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषण पर नजर डाली। कपड़े से सबसे ऊपर था राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार। कौवे ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काँव काँव का शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर
ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उड़ाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंच गए। उसके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और पुकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सूझबूझ का उपाय कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग कर हर संकट का हल निकाला जा सकता है। इस प्रकार हमारी 4 कहानियाँ पूरी होती हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इससे भी अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों के सामने ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट मी।